जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। इस बीच रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत शानदार प्रस्ताव दिया है। इसकी दोनों पक्षों की महोदय हम डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो ये कि ये जहां से रास्ता आ रहा है, जैसे कि आपका कजाकिस्तान से आ रहा है, ये आइडिया महोदय पैदा होने के पहले ही डेड है। आप पूछेंगे क्यों महोदय? पहले भी हम इन चीजों पर काम कर चुके हैं कि अजरबैजान से, ईरान से होते हुए हम चाबहार के रास्ते भारत तक आ जाएं। अब रशिया का कहना यह है कि साहब हम तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, इराक के रास्ते भारत आ जाएं। कैसे आ जाएंगे? पाकिस्तान कैसे आने देगा? ये बड़ा सवाल है महोदय। तो ये जो भी प्रस्ताव है महोदय, उनके ऊपर हमने भरोसा नहीं करना चाहिए। रशियन कितने भरोसे के काबिल हैं, ये आपको देखना है तो आप ये चार्ट देखिए महोदय। ये वो चीज है जिसके बारे में भारतीय लोग टोटली अनभिज्ञ हैं, टोटली अनभिज्ञ हैं महोदय। दोस्ती और दुश्मनी की परख आपके सामने पेश है। रशिया भारत की तरफ रेल लाइन बिछा रहा है। बिछाओ ना बिछाओ अलग बात है। मेरा सवाल यह है कि रशिया भारत से माल कब खरीदेगा? मान्यवर, ये लाइन है हरी लाइन। ये हरी लाइन, ये ग्रीन लाइन दर्शाती है भारत जो माल रशिया को बेचता है, वो माल जो रशिया भारत से खरीदता है, उस लाइन में आप देख लीजिए कोई ग्रोथ नहीं है। नो ग्रोथ व्हाटसो एवर। और ये जंप है किसकी? ये वो माल है जो भारत रशिया से खरीदता है। आज की डेट में रशिया के साथ ट्रेड करने से महोदय सालाना हमें 59 बिलियन डॉलर का नुकसान है। रशिया को भारत से माल खरीदने में क्या दिक्कत है महोदय? आज तक तो नहीं खरीदा। रेल लाइन भी बिक जाएगी तो भी यही कार्यक्रम चालू रहेगा। रशिया को इतना बेहतरीन देश मिला है खून चूसने के लिए। लोग कहेंगे ये देशभक्ति है, ये दोस्त की सेवा है। अब भारत दोस्ती निभा रहा है। मेरा सवाल यह है कि रशिया दोस्ती कब निभाएगा? 1970 में निभाई होगी, लेकिन आप तो देखो आंकड़ा। आज अगर आपके दोस्तों को, आपके पुत्रों को, पुत्रियों को, भतीजों को, भांजों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उसका श्रेय अथवा दोष जाता है सिर्फ एक देश को जिसका नाम है रशिया, और फिर जाता है चाइना को। आप मुझे देशद्रोही कह सकते हैं, लेकिन डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का आपके सामने है। रेल लाइन तो बिछेगी नहीं, ये नुकसान बराबर चलता रहेगा, क्योंकि रशिया हमें धोखा देता है। ये बातें करके साहब रेल लाइन बिछ जाएगी? भाई साहब, पाकिस्तान अलाउ नहीं करेगा। पाकिस्तान अलाउ कर दे तो भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो चीज पता नहीं कैसे दे दिया आइडिया। हाँ, भारतीय लोगों का ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। उनको जो विश्व गुरु बनने की ख्वाब है उनका, वो पूरा हो जाएगा सपनों में। वो बात अलग है, लेकिन ये एक्चुअल डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, आपके सामने है। आप तय कीजिए कि रशिया भारत से माल खरीद रहा है अथवा नहीं खरीद रहा है। डेटा आपके सामने है। रशिया भारत का दोस्त है, दुश्मन है, ये आप देखिए। भारत ने माल खरीदा, रशिया ने माल नहीं खरीदा भारत से। इसी बीच हूथी विद्रोहियों ने हमला कर दिया महोदय। ये जो भी हमले हो रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। दूसरा, जो ट्राइलेटरल संबंध हुआ है, नेटो बना है, इस्लामिक नेटो, वो कैसे रिएक्शन देगा? अभी तक तो दिया नहीं है, भविष्य में कैसे देगा भगवान जाने। इवन नेटो, जो अमेरिकन नेटो है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ईरान के युद्ध में। तो जबरदस्ती हमें परेशान होना है तो हम हो सकते हैं, लेकिन ये जो गठबंधन हुआ है टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब में, ये कुछ कर पाएगा इस पर सवालिया निशान है। कर सकता है तो करके दिखाएं। ईरान के राष्ट्रपति का कहना है महोदय कि हम बातचीत कर रहे हैं, नो वॉर नो पीस के स्टेटस में हम पहुंच सकते हैं, लेकिन अमेरिका को बात मानना पड़ेगी।
अमेरिका कैसे मान लेगा? मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप को जाना है, वो कैसे मान लेंगे ईरान की ऐसी अनाप शनाप डिमांड्स कि साहब इजराइल और अमेरिका आ नहीं सकते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान टोल वसूलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता हो जाएगी। अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़ दे, तो आप सामने वाले को, अगर वो हार रहा था तो अब कन्फर्म हार जाएगा। ट्रंप साहब बेवकूफ थोड़ी हैं जो ऐसी डील लेके अपनी जीत की संभावनाओं को खत्म कर दें। तो ये असमंजस बनी हुई है। जेडी वेंस का भी यही कहना है महोदय कि प्रेशर बना रहेगा। हाल फिलहाल कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कल आ जाए तो बात अलग है। इसलिए आपको और हमने टेंशन के साथ जीने की आदत डालनी होगी। ये टेंशन बनी रहने वाली है। आप देखिए महोदय, भारत की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक कौन है? और सौभाग्य से वो बाधा हट रही है। 2015 से निफ्टी 3 गुना हो गया। 8,000 की निफ्टी आज 24,000 पे खड़ी हुई है 3 सालों में। लेकिन भारत सरकार के नियम कायदे क्या थे कि 5,000 करोड़ का या उससे अधिक अगर किसी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो सरकार से अप्रूवल लो। ये 5,000 करोड़ की लिमिट सेट की गई थी 2015 में। महोदय, जब ये बात कहा जाता है कि सरकार से अप्रूवल लो, इसका मतलब है नो। लाइसेंस सरकार से लो मतलब करप्शन, रजिस्ट्रेशन मतलब करप्शन। आपको भरोसा ना हो तो आप लाइसेंस ले लो, ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, आप मिल्क का लाइसेंस ले लो, कोई भी लाइसेंस, सब लाइसेंस करप्शन की मद है। सब परमिशन मतलब नो। तो आपने 5,000 करोड़ की लिमिट डाल दी 2015 में, आज 26 हो गया, 11 साल से आपको फुर्सत नहीं मिली वो लिमिट अप्रूव करने की। सौभाग्य भारत ने अब लिमिट अप्रूव करके बढ़ा दी है, 15,000 करोड़ कर दी है। अब 15,000 करोड़ तक का अगर एफडीआई निवेश आएगा तो कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। और महोदय, ये जो 5,000 करोड़ की लिमिट लगाई थी श्रीमंत ने, परम पूज्य ईश्वर के भगवान विष्णु के 18वें अवतार मोदी जी ने, वो पाकिस्तान के निवेश पर नहीं लगाई थी, चाइना के निवेश पर नहीं लगाई थी, दुनिया के निवेश पर नियम लगा दिया। ये लाल फीताशाही है, ये कागजी नियम है। हमने लिमिट लगा दी कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हम अगर लेंगे तो अप्रूवल लो हमसे, तो आया ही नहीं निवेश। अब सरकार बोल रही है कि साहब 15,000 करोड़ की लिमिट हम डाल रहे हैं, 15,000 करोड़ से कम का निवेश भारत आ सकता है बिना किसी अप्रूवल के। इसी से क्या होगा? तो भारत सरकार कह रही है जॉब क्रिएशन होंगे। तो महोदय, ये तो मैं हमेशा से कह रहा हूं, तो मैं क्यों देशद्रोही हो गया था आपकी नजरों में कि सरकार ही सबसे बड़ी बाधा है, सरकारी नियम कायदे ही बाधा है। मैं बड़े बड़े विद्वानों को सुनता हूँ, वो कहते हैं साहब संविधान का पालन नहीं हो रहा है, साहब नैतिकता का पालन नहीं हो रहा है, सनातनी विचारधारा का, राम राज्य की संस्कृति का पालन नहीं हो रहा है। कोई समस्या नहीं है, सब हो जाएगा। समस्या है ये फीताशाही, बाबूडम, बाबूशाही, ये समस्या है। यही समस्या है भैया। नियम बना दिया 5,000 करोड़ का, अब बोल रहे हैं साहब रिफॉर्म है, रिफॉर्म है, अब हमने 15,000 करोड़ कर दिया, इससे जॉब्स क्रिएट होंगे। पहले क्यों नहीं किया? क्यों इंतजार करते रहे आप? चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। भारत के रियल प्राइम मिनिस्टर टीवी सोमनाथन साहिब को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। असली काम तो यही कर रहे हैं। एक मुझे विद्वान मिल गए जो पीएमओ में काम कर रहे थे, उनका ये, उन्होंने खुद बताया मुझे कि सोमनाथन साहब के पास विवाद पहुंचा, तो सोमनाथन साहब ने कहा ये विवाद तो मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन पीएमओ में अगले मंथ कौन सी चाय बिकेगी, कौन सी चाय बटेगी, ताज बटेगी या बाग बकरी बिकेगी या रेड लेबल बिकेगी, इसका निर्णय आप मोदी जी से करवा लो। पीएमओ में अगले महीने कौन सी चाय बिकेगी, कौन सी चाय बचेगी, कौन सी चाय खरीदी जाएगी, कौन सी बटेगी चाय, कितना अदरक डलेगा, कितना चाय पत्ती डलेगा, ये निर्णय करेंगे मान्यवर मोदी जी। असली काम तो इनको करना है।
ये रियल प्राइम मिनिस्टर है भारत के। और अटल जी के समय पे आप लोगों को ध्यान होगा, ब्रजेश मिश्रा साहब थे भारत के प्रधानमंत्री असलियत में। अटल जी भंग का गोला खा के सोते रहते थे, सबको पता है ये। अटल जी को भंग का गोला खाने की आदत थी। लोग कहते हैं भैया ये, और लोग नहीं कहते, आप तो कोई भी सरकार हो, राज इन्हीं का है, तो इनको ही धन्यवाद। क्यों हम फालतू में मोदी जी को श्रेय दें? बाबू लोगों ने किया है तो बाबू लोगों को धन्यवाद। उसी बाबूडम ने महोदय गोवर्धन स्कीम लाई है, जिसके अनुसार भारत सरकार लगभग 23,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे गोबर से गैस बनाई जाएगी और सालाना $5 बिलियन की सेविंग होगी, ये बता रहे हैं। अभी हम 15 बिलियन की गैस इंपोर्ट करते हैं, 5 बिलियन की गैस हम बना लेंगे गोबर से। नीति बहुत अच्छी है, लेकिन करप्शन की दिक्कत है। सभी प्रोजेक्ट मिलेंगे बीजेपी के पदाधिकारियों को, बीजेपी की पार्टी को, उनको मिलेंगे, वो मलाई उड़ाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। पिछले 80 सालों का इतिहास गवाह है, गोबर के नाम पे इन्होंने सिर्फ पैसा कमाया है। चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादियों की सरकार हो, किसी की सरकार हो, कोई वास्ता नहीं है इनका। ये इसकी मनी है, करप्शन की मद है। मेरा निवेदन यह है कि भैया 15,000 करोड़ रुपया है, 22,000 करोड़ रुपया है, इससे आप कच्चे तेल का, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बढ़ाइए, वो आसान है, लेकिन वो किया नहीं जाएगा। फिर भी मुझे टीवी सोमनाथन जी से निवेदन है, भारत के वास्तविक प्रधानमंत्री से आग्रह है कि इस तरह टैक्स पेयर का खून बहाना बंद कीजिए तो अच्छा होगा।